हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार क्लास जो आपके सीटेट 2020 में 5 नंबर पक्के कर देगा। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम आपको जो है इस क्लास का एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो है फ्री उपलब्ध कराएंगे। और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जीन पियाजे की ऐसी क्लास आपको जल्दी नहीं मिलेगी। आप जो है इस पीडीएफ को जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट देखिए। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे उपलब्ध होगी। और चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दिए उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जितने भी महत्वपूर्ण क्लासेस और जो हम आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आपकी क्लासेस मिस ना हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का जो है चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, जीन पियाजे से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। 3 से 4 या 5 नंबर तक आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास का। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका दिया गया है कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 यानी कि 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ। तो 9 अगस्त 1886 और को स्विट्जरलैंड में हुआ था, जो एक मनोचिकित्सक थे। ठीक है, जो एक मनोचिकित्सक थे। इसके बाद जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। ऐसा पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अवस्था का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसे अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, 4 अवस्थाओं में बांटा है इसे, इसलिए जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि जीन पियाजे ने बताया कि देखिए, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बताया दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। जो बालक होते हैं वो बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि बालक एक खोजी होता है। बालक जो है एक खोजी है। ठीक है, कैसे? बालक एक खोजी है और खुद से सीखता है और इसके अंदर भरी हुई उत्सुकता उसे सीखने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो बालक जो है एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वह नई नई चीज़ें खोजने का प्रयास करता है। जैसे क्या करेगा कि किचन से कुछ उठा लाएगा, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, तो हर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करता है और उसी उत्सुकता की वजह से वह आगे बढ़ता जाता है, सीखता जाता है। ठीक है, तो उसका मानसिक विकास होता है। तो बालक एक खोजी है, वह खुद से सीखता है, उसके अंदर भरी हुई उत्सुकता या जिज्ञासा उसे सीखने पर मजबूर करती है। इसके अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन सी। इस सिद्धांत की 2 विशेषताएं ये हैं। पहला नंबर दिया है कि संगठन। पहला नंबर दिया है क्या? संगठन। संगठन क्या होता है? तो नवीन सूचनाओं को प्राप्त करना या नवीन सूचनाओं या ज्ञान को दिमाग में एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। मतलब बालक क्या करता है कि नई नई सूचनाओं को प्राप्त करता है और फिर उसको एक सार्थक पैटर्न में, मतलब एक तरीके से कि देखिए, बालक देखता है किसी को कि उसको, वो पहले जानता है कि उसे भूख लगती है तो उसे खाना खाना चाहिए, लेकिन जब वो किसी को देखता है कि वो चम्मच से खा रहा है तो वो भी चम्मच से खाने का प्रयास करता है ना। तो इस तरह से वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है ना। तो इसकी तरह एक सार्थक पैटर्न में उसको व्यवस्थित करता है अपने दिमाग में। इसी को हम संगठन कहते हैं। अब है क्या? दूसरा नंबर है अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या है कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य हम जब संतुलन स्थापित करते हैं तो इसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाएं आते हैं। अपने पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जब कोई सीखा तो उसको जोड़ देना, उस दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो इसको अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं? पहला नंबर होता है आत्मसात्करण और दूसरा होता है समाविष्टीकरण। पहला है क्या? आत्मसात्करण और दूसरा समाविष्टीकरण। ठीक है, तो आत्मसात्करण क्या होता है कि जब बालक नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिला दे तो उसे आत्मसात्करण कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन के ही अंतर्गत ये दोनों आते हैं अलग अलग, कि जब पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से मिला दे तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे कि बालक जो है को हम जब सिखाते हैं तो उसमें जो है पहले हम उसको डंडी एक खड़ी लाइन बनाना सिखाते हैं। तो ठीक है, लिखना जब सिखाते हैं तो बालक को एक लाइन बनाना सिखाते हैं तो लाइन बनाने लगता है। फिर जब उसमें लाइन बनाने लगता है तो उसमें एक हम ऐसे बताते हैं कि एक लाइन बनाओ। लाइन बनाना वो कई बार प्रैक्टिस करता है, लाइन बनाता है, लाइन बनाना सीख जाता है। फिर उसी पुराने ज्ञान, यानी कि उसको पुराना ज्ञान लाइन बनाना तो आता है, लेकिन जब उसी में एक हम ऐसे गोला बना देते हैं, ऐसे गोला बना देते हैं, तो उसी पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? आत्मसात्करण। वो खुद उसी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देता है। ठीक है, तो इसी को आत्मसात्करण कहते हैं। और समाविष्टीकरण क्या होता है? समाविष्टीकरण होता है जब बालक नवीन ज्ञान या सूचना के आधार पर पुराने ज्ञान में कुछ जोड़ ले या बदलाव कर ले, तो इस प्रक्रिया को समाविष्टीकरण कहते हैं, अर्थात नवीन ज्ञान का विस्तार करना। ठीक है, तो इसे समाविष्टीकरण कहते हैं। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आता है इसका जीन पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हर सीटेट के हर पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हर पेपर में ही आता है, चाहे आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए हुए होंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। ठीक है, हर पेपर में। तो शुरू करते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, किस वैज्ञानिक ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की? तो जीन पियाजे ने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। इसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं। तो पहला नंबर दिया है कि संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष होती है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि संवेदी गामक अवस्था का जो समय काल कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष होता है। इसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। इनके काल जो है, इनके समय को आपको जरूर याद रखना है चारों के। इसके बाद दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। तो ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे कि संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए पहली हेडिंग देखते हैं कि संवेदी गामक अवस्था होती क्या है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली जो विशेषता दी है कि इस अवस्था में बालक इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा आदि के अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। देखिए, हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, कि जो इसमें क्वेश्चन आएगा कि इंद्रिय गामक अवस्था कौन सी अवस्था होती है। जीन पियाजे ने इंद्रिय गामक अवस्था किस अवस्था को बताया? तो संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इंद्रिय गामक अवस्था निम्न में से किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये चारों ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, इसमें से आपको बताना रहेगा। तो संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें इंद्रियों का प्रयोग बालक करके सीखता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा आदि का। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में अलग चीज़ों को दांतों से पकड़ता है। देखिए, इंद्रियों का प्रयोग करता है, दांतों से पकड़ता है, काटता है, कोई खिलौना पा जाता है तो उसको अपने मुंह भर के उसको चूसता है ना, ऐसे करता है ना। तो इस तरह की आदि सहस्वाभाविक क्रियाएं, मतलब खुद से ये क्रियाएं करता है लेटे लेटे। ठीक है, और इसी के साथ एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है कि
किस अवस्था में प्रकाश और आवाज के प्रति बालक प्रतिक्रिया करता है? तो संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में प्रकाश तथा आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसे बालक लेटा है, आप उसके कान के दाएं तरफ ताली बजाएंगे तो दाएं तरफ देखने लगेगा, बाएं तरफ ताली बजाएंगे तो बाएं तरफ देखने लगेगा, मतलब कि आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर आप मोबाइल की या टॉर्च से उसकी तरफ चमक करेंगे तो उसी तरफ देखने लगेगा कि ये क्या प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश और आवाज़ की तरफ प्रतिक्रिया करता है किस अवस्था में? संवेदी गामक अवस्था में, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। जरूर याद रखेंगे कि जन्म से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, और इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। और इसी में बालक क्या करता है? प्रकाश तथा आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया देता है। बस इतने से पॉइंट याद रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक थी? तो 2 से 7 वर्ष तक। देखिए 2 से 7 वर्ष तक थी ना, यहाँ 2 से 7 वर्ष तक थी। ठीक है, इनको जरूर याद रखेंगे, समय जरूर याद रखना है। जन्म से संवेदी गामक 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। तो देखते हैं 2 से 7 वर्ष में क्या करता है बालक, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात तो इसको जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसको जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा हुआ है। यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में 2 से 4 वर्ष का कुछ अलग सिस्टम रहता है और 4 से 7 वर्ष का कुछ अलग सिस्टम रहता है। ये देखिए दिया, जो 2 से 4 वर्ष का है उसको पूर्व प्रात्यात्मक काल कहते हैं और आंतप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष को कहते हैं। और ये दोनों क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में है। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या होता है कि बालक इस काल में भाषा का विकास होता है। देखिए 2 से 4 वर्ष में बालक में भाषा का विकास होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक का भाषा का विकास होता है? तो पहली बात तो ऑप्शन में यही दिया रहेगा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया रहेगा। अगर इसमें भी और डीपली पूछेगा तो पूर्व प्रत्यात्मक काल में पूछ लेगा। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बालक में भाषा का विकास जीन पियाजे के किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन में आपको टिक करना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो बालक क्या करता है इसमें कि भाषा का विकास होता है तथा बालक क्यों, कहाँ, कैसे, देखिए क्यों, कहाँ, ये क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है। इससे इसे जीन पियाजे ने खोज की अवस्था भी कहा है। ये देखिए अंडरलाइन है ना। तो भाषा का विकास किस में होता है? पहला क्वेश्चन तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है? तो 2 से 7 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खोज की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो इस 2 से 4 वर्ष के बीच अगला पॉइंट देख रहे हैं कि इस 2 से 4 वर्ष के बीच बालक में बड़ों का अनुकरण करने की होती है। ठीक है, बड़ों को नकल करके वो सीखता है। जैसे कि देखता है कि बालक क्या करता है कि बालक देखता है कि मम्मी झाड़ू लगा रही तो वो भी झाड़ू लगाने का प्रयास करता है उठा के, है ना। इस तरह के काम बड़ों का अनुकरण करके सीखता है हर चीज़ें। तो इसमें से आपके 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल कौन सा है? तो 2 से 7 वर्ष है। भाषा का विकास कब होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक काल में भाषा का विकास होता है। खोज की अवस्था किसे कहते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खोज की अवस्था कहते हैं। बच्चे बड़ों का अनुकरण कब करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बड़ों का अनुकरण करता है, उसी से सीखता है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आंत प्रज्ञ काल 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। ठीक है, तो इस अवस्था का बालक जैसे ही किसी वस्तु को देखता है उसे मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है, कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता, मतलब वो अभी तर्क वितर्क करने लायक नहीं होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देते हैं इस लाइन को समझने के लिए कि कैसे। तो देखिए बालक को 2 बराबर छड़ें दिखाई जाती हैं। ये देखिए हमने चित्र में भी दिया है कि बालक को 2 बराबर छड़ें दिखाई जाती हैं। फिर उसको हम इस तरह से, देखिए इस तरह उन्हीं 2 छड़ों को इस तरह से आगे पीछे रख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा कर रख देते हैं। तो बालक जो है ये तर्क नहीं कर पाता है, ये नहीं समझ पाता है। उससे जब पूछते हैं कौन सी बड़ी छड़ है, तो कभी इसको बताएगा बड़ी छड़, कभी इसको बताएगा बड़ी छड़, मतलब कि वो तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता। अगर आप कहेंगे ये वाली बड़ी है
आप कहेंगे कि ऊपर वाली बड़ी है तो मान लेगा कि हाँ ऊपर वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, इधर से देख के हैं कहेगा इधर से छोटी है। और अगर आप कहेंगे नीचे वाली बड़ी है तो वो कहेगा हाँ नीचे वाली बड़ी है, सही है। ठीक है, तो मतलब वो खुद से तर्क वितर्क नहीं कर पाता। तो इस लाइन का जो है आप मतलब समझ गए होंगे, तर्क वितर्क नहीं कर, परंतु बालक इस अवस्था में कभी ऊपर वाली छड़ को बड़ी बताएगा तो कभी नीचे वाली छड़ को बड़ी बताएगा। आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो किस अवस्था में बालक तर्क वितर्क नहीं कर पाता, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस अवस्था में बालक तर्क वितर्क नहीं कर पाता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यही क्वेश्चन बनेगा। इससे आपके 5-6 क्वेश्चन बन गए। इसके बाद आगे देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी चल रही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, पड़ोसियों के बच्चों के साथ धूल में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे, खूब दौड़ेंगे, ये सब जो है कब करते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे करते हैं। और इसके बाद बालक चित्रों, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। चित्रों और शब्दों प्रतीकों का प्रयोग करता है, उसे चित्र पसंद होते हैं, देखता है, बनाने की कोशिश करता है पर बना नहीं पाता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि किस अवस्था का बालक सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। तो 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक। जैसे सही अनुपात का अंतर जैसे कैसे, इसको उदाहरण से समझेंगे कि जैसे एक चित्र में दिया है कि अगर 1 किलो रुई रखी हुई है, देखिए ज़्यादा दिख रही है वो, है ना, 1 किलो रुई रखी हुई है, वहीं 2 किलो लोहा रखा हुआ है। अगर आप से पूछेंगे, आप बालक से पूछेंगे कि कौन सा इसमें ज़्यादा है, तो वो देखिए रुई को ही ज़्यादा बताएगा क्योंकि उसको वो ज़्यादा दिख रही होगी। जबकि असल में लोहा ज़्यादा है क्योंकि लोहे का वजन 2 किलो है और रुई का वजन 1 किलो है ना, लेकिन रुई ज़्यादा दिखेगी इसलिए वह रुई को ही ज़्यादा बताएगा। तो देखो दिया है पॉइंट कि चित्र में बालक रुई को ज़्यादा बताएगा। तो इसलिए तो बताया भी गया है कि तर्क वितर्क नहीं कर पाता और सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, और एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सजीवता के लक्षण, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। अब सजीवता के लक्षण से मतलब कि गुड्डे गुड़िए, जो बालिकाएं होती हैं गुड्डे गुड़िए से खेलना पसंद करती हैं, है ना, उसके बाद अगर वो गिर जाती है तो उनको लगता है कि अरे मेरी गुड़िया को तो चोट लग गई। ठीक है, ऐसा उनको मतलब, तो सजीवता का, उसमें भी खिलौनों में भी वो सजीवता देखते हैं। ठीक है, तो जैसे गुड़िया को चोट गिर जाती है तो उसको ऐसे सहलाएंगे कि अरे मेरी गुड़िया को चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो इसमें सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष। पहला क्वेश्चन ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं को देखकर तार्किक संक्रिया यानी तर्क वितर्क करने लगता है। देखिए इससे जस्ट पहले वाले में क्या था, तर्क वितर्क नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, 7 से 11 वर्ष के बीच के बालक, 7 वर्ष से ऊपर हो चुका है, अब उसका दिमाग का विकास हो चुका है और ज़्यादा, और वो तार्किक क्रियाएं करने लगा है, तर्क वितर्क करने लगा है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में, मूर्त का मतलब होता है कि तर्क वितर्क प्रत्यक्ष वस्तुओं में, जिसे वो छू सकता है, देख सकता है, उन पर तर्क वितर्क कर सकता है वो। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक को वस्तु के बाह्य और सतही अंतर भ्रमित नहीं कर पाते, अर्थात वह वस्तुओं को गिन पाता है, नाप पाता है, तौल पाता है, तौल सकता है और अनुपात का अंतर या भार और क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है, तो अनुपात, जैसे वो छड़ को ऊपर समझ नहीं पा रहा था आगे पीछे करने में कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसी छड़ को रख देंगे दोनों बराबर को, तो वो बता देगा कि ये तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो तर्क वितर्क करने लगा है, उसके दिमाग का विकास हो चुका है। वहीं देखिए यहाँ पर अगर आप उस 2 छड़ें दे देंगे तो वो बता देगा कि ये देखिए इतनी है उतनी, और वो देखिए पटरी का प्रयोग करके नाप लेगा। इतना उसके मतलब मस्तिष्क विकसित हो गया है कि वो पटरी का प्रयोग करके छड़ को नाप लेगा कि ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, छोटी बड़ी छड़ का सही ज्ञान बता देगा बालक जो है। ठीक है, और इसके बाद दिया यहाँ पे दिया है कि क्रम, भार बता देगा, है ना, उसको हाथ से उठा देखेगा, जैसे लोहा और रुई वाला था तो दोनों को हाथ से उठा के देखेगा, ऐसे रुई हल्की लगेगी और भार जो है लोहा ज़्यादा लगेगा, तो वो बताएगा कि नहीं लोहा ज़्यादा है रुई कम है। ठीक है, इसके बाद क्रम पहचानने लगता है। नीचे ऑप्शन में ऑप्शन कह रहे हैं, ये दिया भी है पॉइंट में कि
आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। अगर आप संख्याएं उसको दे देंगे तो सही क्रम में व्यवस्थित कर देगा। एक है, इसके बाद दो आएगा, इसके बाद तीन आएगा, आरोही अवरोही क्रम में रखने लगता है। ठीक है। फिर इस अवस्था का बालक जो होता है, इस अवस्था में बालक को सबसे ज़्यादा गणितीय अवस्थाओं का विकास होता है, अर्थात बालक गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। मतलब कि बालक जो है 7 से 11 वर्ष के बीच का बालक जो है छोटे छोटे जोड़ इस तरह की चीज़ें करने लगता है। आप उसको 2 टॉफ़ी दे देंगे, फिर 2 टॉफ़ी दे देंगे, पूछेंगे आपके पास कितनी टॉफ़ी हैं, तो बताएगा कि मेरे पास, गिन लेगा, बताएगा मेरे पास 4 टॉफ़ी हैं। तो इस तरह की गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। तो ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ इसका। अब जीन पियाजे की चौथी और लास्ट अवस्था जो उसने बताई है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली बात तो पूछा जाएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसमें बालक क्या करता है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं, देखिए इससे पहले वाली अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं का मतलब जो छू सकता है, देख सकता है, उन पर तर्क वितर्क कर रहा था, है ना। जैसे छड़ है, रुई वाला उदाहरण दिया था। लेकिन यहाँ अमूर्त वस्तुएं, जिन्हें देख भी नहीं सकता, जिन्हें सोचा जा सकता है, जैसे कि भाषा है, गणितीय चिन्ह, संकेत, ये सब क्या है, अमूर्त वस्तुएं हैं, है ना। तो इन पर तर्क वितर्क करने लगता है। जैसे भाषा, गणितीय चिन्ह, संकेतक चिन्ह आदि पर तर्क वितर्क और चिंतन, मनन, स्मरण, ये सब चीज़ें करने लगता है। ये अमूर्त हो गया, वो अमूर्त पर तर्क वितर्क कर रहा है। अगला पॉइंट दिया है कि इस अवस्था के बालक में समस्या का समाधान निकालने, निष्कर्ष निकालने, देखिए समस्या का समाधान निकालने, निष्कर्ष निकालने, परिकल्पना करने का, निर्माण करने का, देखिए परिकल्पना का निर्माण करने और निर्णय लेने आदि की योग्यताएं बालक में उत्पन्न या विकसित हो जाती हैं। ठीक है। तो बालक जो है समस्याओं का समाधान निकालने लगता है। जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो थोड़ा बहुत अपने गार्जियंस को सजेशन भी देने लगता है कि ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, क्योंकि वो अब 11 वर्ष से बड़ा हो रहा है, 11 से 15 के बीच की बात हो रही है। उसमें जो है उसका मानसिक विकास हो चुका है, वो अब काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुका है। ठीक है। तो इस अवस्था के बालक का समस्या का समाधान निकालने, निष्कर्ष निकालने और परिकल्पना का निर्माण करने, नई नई चीज़ों के बारे में सोचता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा होता है दुनिया में, ऐसा होता है ना, ये सब चीज़ें देखता है, और निर्णय लेने आदि की योग्यताएं बालक में उत्पन्न हो जाती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था का बालक जो है समस्या का समाधान निकालने के लिए विकसित हो जाता है, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बालक जो है होता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ, अब हम आपको बता दें कि आपको ये PDF कैसे मिलेगी। यही नहीं, और भी सारी बहुत सी PDF हम लोग तैयार कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो आप बस 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे और आपका जो है कल्याण हो जाएगा। ठीक है। अब की बार जो है सीटेट में अच्छे नंबर लाना है। ठीक है। तो PDF आपको कैसे मिलेगी, आप जो है वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा अपना ईमेल आईडी, आपको उसी ईमेल आईडी पर यह PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपनी ईमेल आईडी में हम आपको जो है सेंड कर देंगे ये PDF। ठीक है। तो वीडियो को जो है, और ऐसे ही हम क्लासेस लाते रहेंगे आपके लिए डेली। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी क्लास के लिए जिसमें से आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं। और हाँ, वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अगली क्लास फिर भी आपकी छूट सकती है। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।